पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, फिर वैदिक काल की जानकारी ली, फिर मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा, महाजनपद देखे कौन कौन से महाजनपद थे। इन महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे ज़्यादा, मगध जो महाजनपद था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये हमने देखा। मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश थे इनकी जानकारी हमने ली, सभी राजाओं के नाम भी देखे। आज हम बात करेंगे उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, मुख्य रूप से मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था रही उसके ऊपर हम बात करेंगे। राजाओं का नाम तो देख चुके हैं और यही तो हमारा टॉपिक है ना, आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्था, राजा, राज्य एवं किसान। राजा हम देख चुके हैं, अभी राज्य प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, उस समय के लोग कैसे प्रशासनिक व्यवस्था संभालते थे, फिर अर्थव्यवस्था भी देखेंगे, किसानों के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक हम हेडिंग डालते हैं प्रशासनिक व्यवस्था या मौर्य काल में प्रशासन। मौर्य काल में प्रशासन। राजाओं का नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम मौर्य काल के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा राजाओं का नाम जो है एक बार हल्का सा याद कर लेते हैं, ज़्यादा तो है नहीं, तीन ही है। तो मौर्य काल के शासक, ऐसे तो कुछ मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जो है वो वाला वीडियो देखिए, पहला पार्ट जो है हमारा, उसके बाद जो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है और वीडियो लास्ट होने पर आपको वहाँ से भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मौर्य काल के हमारे जो पहले शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 332 BC है ना, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्यों का ये जो शासन काल रहा है ये 322 BC से लेकर के 184 BC तक रहा। 322 BC से 184 BC तक रहा। 24 साल तक शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, 322 में स्थापना की और ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये जो है जैन धर्म को मानता था और अपने जीवन के अंतिम समय में ये कर्नाटक चले गए, कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक स्थान है, कर्नाटक, और यहाँ पर संथरा प्रथा द्वारा जो जैन ऋषि मुनि होते हैं, जैन संत होते हैं, वो एक प्रकार का अनशन करते हैं, भोजन खाना पीना सारा चीज त्याग देते हैं और अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं, ये संथरा प्रथा कहलाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संथरा प्रथा द्वारा श्रवणबेलगोला में अपना देह त्याग दिया। संथरा प्रथा, संथारा प्रथा के माध्यम से। ओके, चलिए अगला हमारा शासक है इसी में बिंदुसार। बिंदुसार का ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम दिखता नहीं है, इसका केवल एक ही अगर कुछ याद रखने वाली बात है तो एक ये है कि इसकी 16 पटरानियां थी, 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे, 101 संतान थे। ठीक है, बस ये 16 पटरानियां और 101 संतान, ये महान कार्य है बिंदुसार का, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बिंदुसार को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके पिता बहुत महान थे और इसका जो पुत्र था सम्राट अशोक, तीसरा नंबर में जो है हमारा अशोक, इसका जो पुत्र था सम्राट अशोक, ये महान था, एक महान शासक सिद्ध हुआ
और वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य भी एक महान शासक था। इसी कारण हम जो है बिंदुसार को पढ़ते हैं। इसके ऊपर बिंदुसार के ऊपर जो है एक तथ्य कहा जाता है कि बिंदुसार एक पिता का पुत्र था, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता था, पुत्र का पिता। देखिए भाई, सभी का कोई पिता होता है और सभी का कोई पुत्र होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ये शब्द यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके लिए कारण ये है कि बिंदुसार का अपना खुद का कोई कुछ महान कार्य नहीं था। हम इसको इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक महान पिता का पुत्र था और एक महान पुत्र का पिता था, बस इसी कारण इतिहास में इसका नाम जो है उजागर हो गया है। तो ये आप जो है वक्तव्य आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा शासक जो पिता का पुत्र था और पुत्र का पिता था, अगर ये कभी सुनने को मिले आप समझ जाइए वो बिंदुसार है। एक बिंबसार भी था ना हर्यक वंश में, जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, हर्यक वंश का था, वो अलग है। बिंबसार और बिंदुसार में जो है आप अंतर समझिए। ठीक है, सम्राट अशोक की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक के 100 भाई थे, टोटल 101 होते थे अशोक मिला करके। तो ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या की थी, 100 भाइयों की हत्या करके शासन पर कब्जा किया था। अब ये बात कहाँ तक सही है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भाई गृह युद्ध तो हुआ था, राज्य पर, उस साम्राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सभी भाइयों के बीच में गृह युद्ध हुआ था। ये तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, जैसे कि इन 101 भाइयों में सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था ना, सुसीम सबसे बड़ा पुत्र था, इसको शासन मिल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तो गृह युद्ध हुआ होगा तब जाकर के अशोक ने जो है शासन सत्ता अपने हाथ में संभाली होगी। तो गृह युद्ध तो निश्चित तौर पर हुआ, गृह युद्ध ये हो गया। अब राजाओं की तो बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो बहुत सारे संतान भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके 2 संतान बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे इतिहास जो है याद रखती है। एक पुत्र महेंद्र नाम का और एक पुत्री जिसका नाम संघमित्रा था। देखिए ना, पिता के पुत्र पुत्रियां तो उस समय बहुत होते थे, लेकिन इतिहास उसी को याद रखता है जो कि दूसरों से हट करके कुछ अलग कार्य करते हैं। जैसे ये सम्राट अशोक के भी बहुत सारे पुत्र थे, बहुत सारी पुत्रियां भी थी, लेकिन अंतिम जब उसने कलिंग युद्ध किया और वहां पर व्यापक जब नरसंहार को उसने अपनी आंखों से देखा, तो उसने ये निर्णय ले लिया कि आज के बाद जो है मैं युद्ध नहीं करूंगा, किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, कोई भी जो है रक्त बहने नहीं दूंगा। हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके ये पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने, इन दोनों ने जो है अपने पिता का सहयोग दिया और अपने पिता के साथ ये दोनों भी बौद्ध भिक्षु बन के घूमने लगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इस कारण इतिहास जो है इन दोनों को याद रखता है, महेंद्र और संघमित्रा। तो ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से ये 3 शासक थे। सम्राट अशोक के बाद इसने तो संन्यास ले लिया, धीरे धीरे फिर मौर्य वंश का जो साम्राज्य फैला हुआ था चारों तरफ, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, उसका पता नहीं चला गया। चलिए, तो इस समय शासन व्यवस्था कैसी थी इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ना, क्योंकि हम आज मुख्य रूप से मौर्य काल के शासन व्यवस्था प्रशासन के बारे में बात करने वाले हैं कि उस समय प्रशासन ये आखिरकार चलाते कैसे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं इनकी राजधानी तो थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो ये तो चलिए ठीक है, ये इनकी राजधानी थी, लेकिन साम्राज्य इतना बड़ा था। अशोक के समय में तो मगध का जो क्षेत्र है वो बहुत दूर दूर तक फैल गया था, क्योंकि जो भी शासक हुए वो दक्षिण भारत में कभी नहीं आए, जबकि अशोक दक्षिण भारत को भी अपने एरिया में मिला लिया था। इधर अफगानिस्तान से लेकर के ये बांग्लादेश और ये जहाँ तक समुद्र के चारों किनारे हैं, हमारे यहाँ अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा हमारा दक्षिण तमिलनाडु वाला इलाका, ये पूरा एक छत्र साम्राज्य था सम्राट अशोक का। और एक जगह पाटलिपुत्र में बैठ करके हम वहाँ सभी जगह प्रशासन
राज्य को कई टुकड़ों में वो लोग बांट देते थे और वहां पर उस क्षेत्र को जीतने के बाद या तो उस राजा को वापस सौंप देते थे कि भाई चलिए आप ही शासन कीजिए, बस हमें टैक्स पटाते रहे, या अगर उसे अपने में मिला भी लेते थे शासक, जैसे अकबर की बात करें, उसे अगर उन्होंने अपने में मिला भी दिया तो वहां कोई नवाब फिट कर दिया। जैसे हम सामंत जानते हैं ना, राजा की तरफ से शासन करने वाला व्यक्ति सामंत, जिसको लोग नवाब बोलते थे, तो वो नवाब के माध्यम से वहां पर शासन करते थे। लेकिन सम्राट अशोक ने ऐसा नहीं किया, ये अकेले पाटलिपुत्र में बैठ करके पूरे अपने साम्राज्य पर शासन किया। एक प्रकार की केंद्रीय शासन प्रणाली हमको यहाँ पर देखने को मिलती है ना, केंद्रीय शासन प्रणाली। केंद्रीय शासन प्रणाली के अगर जनक की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आता है। बंगाल के गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सन 1793 के आसपास की घटना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा की शुरुआत की थी और स्थायी बंदोबस्त लगाया था उस क्षेत्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीति का, जब अगर हम क्लास लेंगे तो उस समय ये छोटी छोटी बातों को, इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं उसको मिला करके देखेंगे। चलिए अभी हम देख रहे हैं कि इसने इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े अपने साम्राज्य में, पाटलिपुत्र में बैठ करके कैसे शासन कर दिया। तो इसने अपनी छोटी छोटी 4 और उप राजधानियां बनाई। बैठता तो पाटलिपुत्र में था, लेकिन उत्तर में एक छोटी सी उप राजधानी और बना दी, तक्षशिला। तक्षशिला। दक्षिण में एक राजधानी बना दिया, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी दक्षिण में एक राजधानी। पूर्व की ओर एक राजधानी बनाया, तोसल या तोसली। तोसली। और पश्चिम में राजधानी बनाई, उज्जैन। उज्जैन, ठीक है। इस क्षेत्र तक्षशिला हम सभी जानते हैं, गांधार वाला जो हमारा क्षेत्र है अफगानिस्तान का। तोसली ये बंगाल उड़ीसा वाला इलाके में आते हैं। स्वर्णगिरी कर्नाटक। नाम देखिए, स्वर्णगिरी, स्वर्ण मतलब सोना और गिरी मतलब पर्वत, मतलब वहाँ के पर्वतों में, वहाँ के पहाड़ों में सोना पाया जाता है। यहाँ सोने की खदान थी, स्वर्णगिरी। और ये उज्जैन महाकालेश्वर, जहाँ हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। तो ये जो है सम्राट अशोक जो है पाटलिपुत्र में बैठता था, लेकिन ये 4 जगह छोटी छोटी और राजधानी बना रखी थी, जहाँ से वो पूरे अपने साम्राज्य को कंट्रोल करता था। केवल राजधानी ही बनाया था, ये जो है आने जाने के लिए बढ़िया सड़क मार्ग की भी व्यवस्था की थी। यहाँ से अब जो है यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, सड़क व्यवस्था काफी दुरुस्त किया था इसने। स्वर्णिम चतुर्भुज, जैसे आज हमारे भारत में है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ने के लिए हमने एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया है। अगर आपको सीधा उत्तर से दक्षिण की ओर आना है और दक्षिण से उत्तर की ओर अगर जाना है तो उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये आपको देखने को मिलता है। तो सड़क व्यवस्था काफी दुरुस्त कर दी उसने। 4 महानगर बनाए और ये चारों महानगरों को जोड़ने के लिए बढ़िया सा सड़क व्यवस्था बना दिया। चलिए देखते हैं क्या क्या लाभ हुआ मौर्य शासकों द्वारा ये कार्य करने से। लाभ क्या क्या हुआ? पहला लाभ तो ये होता है, पहला लाभ तो ये होता है कि ये मौर्य शासक एक छोटे से जगह पर बैठ करके पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। केंद्रीय शासन प्रणाली, एक जगह से पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करना केंद्रीय शासन प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ पर इन्होंने पूरे क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया, पूरे क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया। दूसरा क्या प्रॉफिट होता है? यातायात की सुविधा और व्यापारियों को सुविधा हुई, यातायात और व्यापार में सुविधा। दूसरा, यातायात एवं व्यापार में सुविधा। यातायात में, चलिए ये प्रॉफिट यहाँ पर ये जो है महानगर बनाते हैं। उस समय की शासन प्रणाली चलती कैसे थी? आखिर शासन व्यवस्था कैसी थी? जैसे आज हमारे यहाँ विभागीय शासन प्रणाली है, हर कार्य को हर अलग अलग विभागों को सौंप दिया गया है कि भाई आप इस क्षेत्र को देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी वाले एरिया को देखिए, आप राजस्व वाले इलाके को देखिए। तो उस समय की शासन प्रणाली कैसी थी? चलिए हम देखते हैं शासन प्रणाली।
प्रशासन प्रशासन कैसा था उस समय का, तो उस समय के प्रशासन को दो भागों में बांट दिया गया था, है ना। कुछ समितियां थी और इन समितियों की मदद के लिए कुछ उप समितियां बनाई गई थी। मुख्य 6 समितियां थी और प्रत्येक 6 समिति में प्रत्येक समिति के पास अपने खुद की एक 5 उप समितियां और थी। मतलब सभी 6 समितियों में अगर हम 5-5 समिति अगर बनाएंगे तो टोटल 30 समूह बनते हैं। 30 प्रकार के छोटे छोटे जो है विभाग बनते हैं। हम सभी को एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। अगर आपको एक एक डिटेल से देखना है तो वो पूरा जानकारी चाणक्य द्वारा लिखे हुए अर्थशास्त्र में है, इंटरनेट में सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है उतना ज्यादा। ये 6 समितियां इंपॉर्टेंट है और ये जो 5-5 समिति सभी में जो टोटल मिलाकर के जो 30 है वो आखिर गवर्निंग बॉडी जो मेन बॉडी है उसका किस प्रकार से हेल्प करते थे, क्योंकि मेन काम था समितियों का और उप समितियों का क्या काम था कि वो समितियों की हेल्प करे। काम करने वाले बस समिति है, ये इसका क्या है, एक प्रकार का हेल्पिंग करने के लिए हेल्पिंग बॉडी है। तो हम इसका कार्य देखेंगे, है ना, ये इसकी किस प्रकार से मदद करते थे और ये क्या काम करते थे। एक एक करके हम 6 समितियों को देखते हैं। तो समिति में पहली जो हमारी समिति थी, पहली समिति था हमारा वो जो है नौसेना का कार्यभार संभालेगी। नौसेना, क्योंकि भाई मगध साम्राज्य में मौर्य काल में बहुत सारे व्यापारी देश विदेश में अपने कच्चे माल को लाने ले जाने का काम करते थे। ज्यादातर समुद्र मार्ग से जाना ज्यादा आसान होता था, तो समुद्र मार्ग में कोई परेशानी ना हो, कोई समुद्री लुटेरे उन्हें परेशान न करे, इस कारण नौसेना बहुत जरूरी थी। दूसरी जो समिति थी उसका कार्य था यातायात एवं खाद्य की व्यवस्था। भाई हमने केवल बहुत बढ़िया सड़क बना दिया है, 4 लेन 6 लेन सड़क बना दिया है, लेकिन रास्ते में कोई सुविधा नहीं है। जैसे आप जाएंगे महासमुंद वाले इलाके में जाएंगे, है ना, ये हमारा जी रोड जिसको बोलते हैं, ग्रेट ईस्टर्न रोड, ठीक है। तो ये वाले इलाके में महासमुंद, है ना, रायपुर टू सराईपाली वाले इलाके में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जंगल में थे, दोनों तरफ घने जंगल, पेड़ पौधे होते हैं और सुनसान इलाका होता है। रास्ते में कोई भी दुकान आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप वहाँ पर किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सुविधा किया हुआ है। दोनों सड़कों के बीच में जो बॉर्डर गार्डन जैसे जो बनाए रहते हैं, वो जो स्ट्रीट लाइटें उसमें लगी होती है, उसमें एक छोटा सा जो है बॉक्स होता है, उसमें कुछ नंबर होते हैं अंदर में, जैसे टेलीफोन में नंबर होता है ना, सेम वैसे ही वहाँ से आप अपने लिए हेल्प मंगा सकते हैं। भैया आपकी गाड़ी खराब हो गई है, वहाँ से मैकेनिक को कॉल कर सकते हैं आप। पुलिस को कल एक्सीडेंट हो गया तो आप एम्बुलेंस को फोन कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया सुविधा वहाँ पर मैंने देखा जाने के बाद। तो यहाँ पर भी प्रशासन की ये पूरी जिम्मेदारी है कि आपने बस सड़क बना दिया है और रास्ते में कोई सुविधा दिया नहीं है। कोई व्यापारी गया वहाँ डाकुओं ने उनके साथ लूटपाट कर दिया या उनका घोड़ा मर गया तो बेचारा तो पीछे रास्ते में फंस जाएगा, वो अपने माल को छोड़ करके इधर उधर जाते भी नहीं बनेगा उसको। इस कारण यातायात और खाद्य की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। एक बढ़िया सड़क होना चाहिए और सड़क में रुकने के लिए धर्मशाला, होटल, लॉज सारी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये दूसरी जो हमारी समिति थी बस इसी काम में लगी रहती थी कि वो यातायात और खाद्य की व्यवस्था करें। तीसरी जो समिति थी ये पैदल सेना की थी। पैदल सेना, पैदल सेना यहाँ पर गश्त लगाने के लिए जरूरी है और साथ में पैदल सैनिकों का हर जगह बहुत अहम रोल होता है क्योंकि जमीनी स्तर पर यही कार्य करते हैं। चौथी जो हमारी समिति है वो है अश्वसेना। अश्वसेना घोड़ों का, घुड़सवारों का जो देख रेख है ये पूरा चौथी समिति करती थी। पांचवी समिति है, पांचवी समिति जो है वो रथ सेना, रथ का रख रखाव करना है, रथ का संचालन करना है, सारी जिम्मेदारी चौथी समिति की थी। पांचवी जो हमारी समिति है
हस्ती सेना या हाथियों की सेना, हाथियों की सेना। ये इस प्रकार से हमारी 6 समितियां थी। अगर मैं उप समिति की बात करूं तो उप समिति हम एक करके सभी को तो नहीं देखेंगे, हम इसके बस कार्य देख लेते हैं, क्योंकि ये उप समिति स्वतंत्र काम नहीं करते थे, ये इनके अंडर रह करके इनकी समितियों की हेल्प करते थे। तो क्या हेल्प करते थे? जब सेना, नौसेना या कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो उनके साथ उनके सामान भी जाएंगे, तो सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करते थे। उप समिति सामान ढोने के लिए, सामान ढोने हेतु बैलगाड़ी की व्यवस्था। दूसरा काम था कि जो सैनिक हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था ये करते थे। सैनिकों के भोजन की व्यवस्था, भोजन सैनिकों के साथ साथ उनके हाथी घोड़े भी जाएंगे, जानवर भी जाएंगे, तो उनके जानवरों के चारे की भी व्यवस्था करना इन्हीं का काम था। जानवरों के चारे की व्यवस्था। तो ये हमने देखा उस समय का प्रशासन कुछ इस प्रकार से समितियों और उप समितियों के माध्यम से संचालित होता है। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? एग्जाम में आ गया कि भाई चलिए मौर्य प्रशासन के समय के जानकारी के स्रोत आप बताइए, या मैं इतनी सारी बातें जो बता रहा हूँ कहाँ से मैं बता रहा हूँ, आखिर सोर्स क्या है? तो देखिए यहाँ पर जानकारी के कुछ स्रोत हैं, जानकारी के स्रोत। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी का एक सबसे बढ़िया स्रोत है कौटिल्य द्वारा, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और उसके बाद में प्रधानमंत्री बने। तो कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई जो अर्थव्यवस्था की जो किताब है ना, ये मौर्य काल के संबंध में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है। उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है, एक एक समिति, एक एक उप समिति और एक एक अधिकारियों का नाम बताया है, जैसे महापटलिक, अश्वाध्यक्ष, ये जैसे घोड़े का हेड हो गया है, पूरा घोड़ों का जो देख रेख करना है, अश्वसेना का जो हेड है ये अश्वाध्यक्ष, महापटलिक। इस प्रकार से सभी जो अधिकारी हैं, बहुत सारी एक श्रेणी में सभी के जो है नाम वहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र की किताब मौर्य प्रशासन, इस समय की प्रशासनिक व्यवस्था को जानने की एक बहुत अच्छी स्रोत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए दूसरा, यूनान का एक लेखक था, यूनानी लेखक मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका, उसमें भी मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन के संबंध में जो है जानकारी दी है, तो ये भी एक स्रोत हो जाता है मेगास्थनीज की इंडिका। तीसरा जो स्रोत है हमारा मौर्य प्रशासन को जानने का, वो स्रोत है इन राजाओं महाराजाओं के द्वारा बनाए गए अभिलेख, ये स्तंभ भी बनवाए थे। ये अभिलेख स्तंभ मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे ना, जो अभिलेख थे ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। पहला बड़े साइज के अभिलेख, बड़े साइज के, दूसरा मध्यम साइज के, और तीसरा छोटे साइज के नहीं होते थे, स्तंभ बनवाते थे, है ना, जैसे अशोक स्तंभ सारनाथ में जो हमारा है अशोक स्तंभ, तो कहीं पर वो बड़े बड़े अभिलेख बनवाते थे, कहीं छोटे अभिलेख बनवाते थे। जैसे बड़े अभिलेख की हम बात करें तो अफगानिस्तान वाला जो इलाका है ना, गांधार, तक्षशिला वाला जो क्षेत्र है, वहां पर बड़े बड़े अभिलेख देखने को मिलते हैं।
दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में मध्यम साइज के अभिलेख हमको देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में कुछ बड़े अभिलेख हमको देखने को मिले हैं। उड़ीसा वाला जो हमारा तुर्की वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, और ये गंगा नदी की घाटी वाला जो इलाका है जहाँ पर मेन मगध साम्राज्य पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र है गंगा नदी के घाटी वाला, वहाँ पर ज्यादातर हमें अशोक के स्तंभ देखने को मिले हैं। तो ये तीन प्रकार के है ना, बड़े साइज के अभिलेख जो गांधार वाले इलाके में हमको देखने को मिलते हैं, मध्यम साइज के अभिलेख ये दक्षिण भारत वाले इलाके में ज्यादातर मिले हैं, और स्तंभ अशोक स्तंभ ये गंगा नदी घाटी में गंगा या पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र में, पाटलिपुत्र और गंगा नदी की घाटी वाले इलाके में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये गंगा नदी जहाँ से होकर के बहती है उत्तर प्रदेश से होकर के बिहार, ये वाले इलाके में ज्यादातर हमको जो है देखने को मिले। छत्तीसगढ़ में भी मिला है, हमारे छत्तीसगढ़ में अशोक की लाट, लाट मतलब वही स्तंभ, कपाटपुर से जो है अशोक की लाट मिली, ये जो है संग्रहालय में उसको अभी भी सुरक्षित करके रखा गया है। तो ये हमारे मौर्य प्रशासन की जो है जानकारी के स्रोत है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। मौर्य काल के समय प्रशासन कैसा था, तो अभी पहले तो देखेंगे 322 BC से लेकर के 384 तक उसका शासन काल रहा। ये सभी 3 राजा हुए, राजाओं के बारे में हल्का हल्का हमने बात कर लिया। इस समय इस प्रकार से वो अपने पूरे क्षेत्र पर एक जगह से बैठ के कंट्रोल करते थे। इन्होंने केंद्रीय शासन प्रणाली को अपनाया था। बहुत अच्छी बात है कि भाई पहली बार इतिहास में हमें कहीं केंद्रीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। यातायात और व्यापार में बढ़िया सुविधा हुआ जब इन्होंने जो है इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई। प्रशासन को चलाने के लिए इन्होंने 6 समितियां और सभी समितियों के अंदर 5-5 उप समितियों का गठन किया। 6 समितियों का ये कार्य था, और उप समितियां समितियों की एक हेल्पिंग बॉडी थी, उसकी मदद के लिए थी, जो सामान ढोने का, सैनिकों के भोजन और जानवरों के चारों के रूप में जानवर का जो चारा होता था उसकी व्यवस्था में लोग हमेशा लगे रहते थे। ये सभी जानकारी के स्रोत है। इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम एक टॉपिक को समझेंगे, ज़्यादा लेंथी, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको, लेकिन बस एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल में आ रहा है, आप ये निश्चित कर लें कि आपने पहले वाला वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। आप डायरेक्ट अगर ये वीडियो देखेंगे तो अच्छी बात है, समझ में आएगा, लेकिन आप कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर छोड़ देंगे, छूट जाएंगे वहाँ पर। इस कारण सभी वीडियो को लाइन मार देखिए। मैंने वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी डाल दिया है, और ऊपर जो है आपको आइकॉन दिख भी रहा होगा, अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है